सिस्टमेटिक है, ये हम बताते हैं। तो ये इसमें ये न्याय दर्शन जो है इसमें तर्क की व्याख्या भी दी गई है और तर्क के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। ये सब तो आपको पता है, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने ये बता दिया। तो यहाँ पे देखो, हाँ शायद दिख रहा है ना, ऊपर सबसे है वाद। सवाल ऊपर इसमें नहीं आया है स्क्रीनशॉट में, प्रमाण तर्क साधन। इसमें क्या है कि अगर हम कोई चीज दूसरे को बताते हैं या कोई चीज के बारे में हम कुछ निष्कर्ष निकालना है, तो वो जो बात है वो कितनी तरीके से बताई जा सकती है, तो उसका यहाँ पे बताया गया है। उसमें एक है तर्क, लॉजिक। और इसके बाद में जल्प वगैरह वो भी आता है, और ये तर्क की व्याख्या दी गई है, ये सबसे ऊपर है। तो ये पुराने मतलब पहले वाले जो है ये रेफरेंस है इसके। जिसको अगर कोई समझ नहीं आती है बात कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किस लिए है, तो उसने वहां पे जाके देखना है ये 11th की बुक में ये क्यों दिया गया है, ये तर्क का अभ्यास ह्यूमन या स्टूडेंट ने क्यों करना है, इसका भी डिटेल में जो वर्णन है वो वहां पे दिया हुआ है। तो अभी भी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ यहीं पे जो पीडीएफ है मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट में, थोड़ा सा मोबाइल पे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। आप प्रमिला मॅडम तुम्ही आहात का? हो सर. ती पीडीएफ शेअर करता येईल का? सुरुवातीला दिलेली होती मागच्या क्लासमध्ये आपण ती. बघा शेअर करता आली तर ओके, किंवा असेल तुमच्याकडे तर मला ती शेअर करा, मी शेअर करतो, काही प्रॉब्लेम नाही. माझा लॅपटॉप काय अजूनही सुरू आहे ना, सगळं मी काढून ठेवलंय. ओके चलो, तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहला आता है कि तर्क क्या बात है। अगर कहीं पे मेरी आवाज चली जाए तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप सबका आवाज बंद होने की वजह से मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ या आप सुन रहे हैं। तो सबसे पहले कि तर्क जो है, आ रही है, हाँ, तो तर्क जो है दो प्रकार के बताए गए। ये आपने देखा है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, आगमन निगमन, डिडक्शन इंडक्शन, सही बात है। तो ये बताया है प्रमाण चर्चा में। भारतीय भाषा, भारतीय शास्त्र के बारे में देखा जाए तो ये प्रमाण शास्त्र में, प्रमाण चर्चा में अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण का इतना ज्यादा अभ्यास क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम अनुमान प्रमाण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये अनुमान प्रमाण में जो आता है तर्क, उसके जो डिडक्शन और इंडक्शन, ये जो दो मेन प्रकार है, इसके बारे में सबसे ज्यादा यहाँ पे जानकारी है।
अभी तर्क और तर्क के प्रकार। हम्म, अ, तो मैं आपको जो ग्रुप है, ग्रुप पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिए। अभी तो पीडीएफ दोनों सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आज पीडीएफ शेयर करने में प्रॉब्लम आ गई। तो अब आप ये जान लीजिए कि तर्क जो है, ये तर्क के जो प्रकार बताए गए हैं, इसमें सबसे पहला बताया गया है निरपेक्ष परिकल्पित असंयुक्त संबंध पर। ओके, न्याय संगतता के बारे में। तो ऐसे चार तरह से आप यहाँ जो भी हमारा सिलेबस है उसमें चार तरह से इस तर्क का डिवीजन किया गया है। या अलग अलग समझो, हम एक ही चीज एक एंगल से देखते हैं, दूसरी एंगल से देखते हैं, तो चीज तो वही है, लेकिन देखने का नजरिया बदलने से उसका ढंग बदल जाता है। वैसे तर्क जो है ये होता तो एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार किए हैं। तो प्रकार कैसे किए गए हैं? ये एक है ऑटो, मतलब जो उसको आपके सामने पीडीएफ ना शेयर होने से आपको ये सब बात जो मेरी बोल रहा हूँ, ये आपकी तरफ आ रही है ठीक से, या पीडीएफ शेयर होना जरूरी है? तो मैं 5 मिनट लेके आपको फिर से मैं पीडीएफ शेयर करके बोलूंगा। सर पीडीएफ रहे तो ज्यादा बेटर होगा। जाता, हाँ, तो 1 मिनट मुझे दे दीजिए, एक 5 मिनट दे दीजिए। मोबाइल में मैं शेयर करता जी हूँ, वो सर। सिस्टम में है। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अभी ठीक है? अभी इको नहीं आ रहा है ना? यस सर। ओके, थैंक यू।
ओके, आई होप आपको सब ठीक से दिख रहा है। यस कोई सर। एक बता दीजिए। ओके, यस। यस, ओके। हाँ, तो ये रीजनिंग तो आपने देख लिया है, मैडम ने अच्छे से किया है आपका। लॉजिकल रीजनिंग में हम देख रहे थे। तो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क। ये तर्क जो है वो तर्क का स्ट्रक्चर समझना है, मतलब तर्क में कौन कौन से घटक होते हैं, तर्क में कौन कौन से किस चीज से तर्क बनता है, कैसे तर्क बनता है। ओके, मतलब घटक देखने हैं, समझे। इसमें कुछ किसी को प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ तर्क, मतलब आर्ग्यूमेंट। ये पॉइंट तो समझ में आ गया। हेलो। यस सर। हाँ, हाँ, बोल दीजिए अगर कोई ना समझ में आए ना, खुला बोल देना। हाँ, ओके। दूसरा है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, जो है उसमें इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग, मतलब दोनों में फर्क क्या है। और ये जो इवेल्युएशन है, मतलब डिडक्टिव के संदर्भ में जो भी कुछ चीजें हैं, और इंडक्टिव में अलग अलग से और उनकी तुलना। समझ में आई ये बात? जी सर। ओके, अभी वर्बल एनोलॉजी, ये तो बात ऐसी है, इसमें ही ज्यादा क्वेश्चन का प्रॉब्लम आता है। ये वर्बल एनोलॉजी क्या होती है कि शब्द जो है, ये शब्द का, जैसे हम बोलते हैं ना कि शब्द का जाल है, तो उसमें हमें तर्क संगत से उसमें क्या बोलते हैं, उसको जाल में फंसना नहीं है, इसकी वजह से होता है। हाँ, ये अप्लाइड एनोलॉजी है, सिमिली रहता है ना, मतलब जैसे सेम अर्थ के सेम जो भी कुछ शब्द रहेंगे या सेम तर्क रहेंगे, उसमें हमें गुम गुम नहीं हो जाना है। तो इसके लिए हम अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम ड्राइंग करेंगे ना, वेन डायग्राम वगैरह, तो ये इस यहाँ पे इससे ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वर्बल क्लासिफिकेशन है, ये तो ऊपर में वर्बल का ही है, शब्द का ही है। अभी अलग अलग बात है कि रीजनिंग लॉजिकल डायग्राम्स। तो ये चार चार चीजें हैं इसमें, कि जो वेन डायग्राम है ये तो आगे आने एनालिटिकल रीजनिंग के लिए है ही, लेकिन लॉजिकल डायग्राम्स क्या रहता है कि AEIOU, हम जो वाक्य देखने वाले हैं, ये तर्क के जो वाक्य रहते हैं, तो इसको हम सही तरीके से, जैसे प्रोटोकॉल रहता है ना, कि हमने अभी कोविड का देखा था, कि यहाँ से वहां जाना है, पहले ये टेस्ट करना है, बाद में ये करना है, ऐसे प्रोटोकॉल रहता है, एक सिस्टम रहती है। तो वैसे ये तर्क जो है उसकी एक सिस्टम रहती है, तो वो जो सिस्टम है उसके हिसाब से आगे जाना और उसका रिलेशनशिप जो है वो फाइंडिंग करना, ये इसमें जो आता है ये रीजनिंग लॉजिकल डायग्राम्स है। वैसे ये आसान भाषा में बताने के लिए मैंने ये बता दिया। अभी वेन डायग्राम जो है, ये हम जो डायग्राम निकालते हैं, मतलब जो भी कुछ आकृति निकाल के सॉल्व करने का जो प्रयत्न करते हैं उसका है। तो इसीलिए ये पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग करना है कि हमें क्या सीखना है। दूसरी बात है ये डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ये अलग, मतलब रीजनिंग से थोड़ा अलग है, लेकिन रीजनिंग का अप्लाइड उसमें है, तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो हम अभी हमने आपको न्याय दर्शन दिखाया था, और ये भी बताया था कि तर्कशास्त्र भी। वैसे ही ये जो कुछ रिसर्च पेपर रहते हैं ना, उसमें भी ये सब डिटेल में बताया है। जिसको डीप में जाना है उसको, उसके लिए ये सब है, चाहिए तो मैं वो शेयर कर दूंगा। अभी सबसे आसान चीज जो है उसमें से हम स्टार्ट करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो स्कोप मतलब जहाँ जब जो कुछ हमने देखना है, ये तो हमने अब देख लिया कि क्या हमें स्टडी करना है। तो तर्क, तो तर्क जो है, अथ योगानुशासनम, हम शुरू करते हैं योग की। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, इसका हम देख रहे हैं, ये तो हमने आपने देख लिया। वैसे ये अथ तर्कानुशासनम ऐसे आप कर सकते हैं। योग के बारे में क्या बताया गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। वैसे तर्क जो है, तर्क का हमें अगर डिफिनेशन देखना है, तो डेफिनेशन ये हमें बताने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। इसलिए थोड़ा सा अलग से आप जान लीजिए कि जो
अनुमान प्रमाण बताया गया है, वहां पे उन्होंने बताया गया है व्यास भाष्य में कि एक व्याप्ति व्यापक संबंध, मतलब जो भी कुछ चीजें, दो चीजें हैं, हम धूम धूम देखने से वन्नी का अंदाजा लगाते हैं, सही बात है ना, ये अनुमान प्रमाण है। देखते देखते क्या है, दो चीजें हैं, एक होता है व्यापक, एक होता है व्याप्त, मतलब एक होता है बड़ा, एक होता है उसमें से एक कुछ अंश का भाग। इसका जो संबंध है, इससे हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, इसको हम अनुमान प्रमाण बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जिस आधार से होती है, ये तर्क है। ये तर्क हमारी बुद्धि है, जो बुद्धि वो तर्क करती है। ओके, तो ये तर्क जो है, इसके कुछ घटक रहते हैं। ओके, ये तर्क जो है, तर्क कैसे करते हैं हम, तो तर्क करते हैं शब्द से। तो शब्द के बना के वाक्य बनाते हैं हम, कि वहां पे धूम है, वहां पे अग्नि है। अभी ये सब थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल हमें क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है, दो आधार कथन रहेंगे, और उससे हमें एक निष्कर्ष दिया होता है, या कभी कभी दो निष्कर्ष दिए होते हैं। तो ये तो उसमें से हमें सुसंगतता, मतलब उसका रिलेशन हमें बताना है। तो ये दो वाक्य जो है, उसमें घटक क्या रहेंगे, तो आधार कथन बोलते हैं उसको, प्रीमाइसिस या प्रेपोजिशन। आपके सामने दो कथन रखे जाते हैं, वो दो कथन जो है, उसमें हर एक कथन में एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है मिडिल टर्म, और दूसरे में होता है, मतलब एक में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, दूसरे में भी सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। मिडिल टर्म भी होता है, जिसमें मतलब जो जिस प्रकार में मिडिल टर्म होना जरूरी है, उसमें मिडिल टर्म होता है, किसी किसी में मिडिल टर्म जो है वो अपेक्षित नहीं होता है। लेकिन ये दो जो है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मतलब उद्देश्य पद, विधेय पद, ये होना दोनों में जरूरी होता है। तो ये इतना सिस्टमेटिक जो है, ये अगर हम जाएंगे तो हमें आसानी जाएगी। फिर भी आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, ये मुझे पता है, लेकिन बेसिक अगर हम नहीं करेंगे तो आगे चल के थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये आपको तो मैंने बता दिया कि आज सब प्रॉब्लम कर रहे हैं, माउस। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ओके। और अभी दो जो मैंने निष्कर्ष बताए थे, तो ये होगा इन्फरेंस। तो ये वाक्य में होता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट मतलब उद्देश्य पद, विधेय पद, और दूसरे जो आगे के वाक्य होते हैं, उसमें होता है निष्कर्ष, दोनों से निकाला हुआ। अभी ये जो सब्जेक्ट मतलब कुछ जो विषय होता है, विषय के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता के बारे में बताते हैं, करने वाला, और प्रेडिकेट जो होता है वो विषय के बारे में बताता है। ये होने के बाद होने के साथ उसमें कुछ क्वांटिफायर होते हैं। क्वांटिफायर मतलब क्या होता है, जो भी कुछ एक क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी को हिंदी में क्या आप कहेंगे अभी, तो ये कुछ होता है, सभी होता है, ये बताने वाले शब्द। ओके, मात्रा, तो मात्रात्मक जो होते हैं वो क्वांटिफायर, और एक संयोजक मतलब है, नहीं है, ऐसे। तो ये बन के बनता है हमारा वाक्य। तो तर्क कहाँ से, मैं फिर से पहले से बताऊंगा कि हमें तर्क मतलब कहाँ पे गया, हाँ, तो तर्क जो है, ये दो आधार कथन हो गए, उससे एक निष्कर्ष निकालना है हमें। तो वहां उससे निष्कर्ष जो निकालना है, उसके लिए सर आप थोड़ा एग्जाम्पल देंगे। थोड़ा क्या, माउस नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा फिगर निकाल के बताने वाला था। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आया। थोड़ा एग्जाम्पल देंगे, जैसे हाँ, आपने एग्जाम्पल ही देने वाले हैं। हाँ, एग्जाम्पल ही देने वाले हैं अभी। तो पहली बात क्या है कि
हमें दो आधार कथन है, उससे हमें एक निष्कर्ष निकालना है। अभी ये कथन कैसे होंगे, इसके लिए मैंने एक बताया था, उद्देश्य पद होगा, विधेय पद होगा। फिर से हाँ, तो इसमें इस पहले आधार कथन में होगा उद्देश्य पद विधेय पद, दूसरे आधार कथन में होगा उद्देश्य पद विधेय पद, और ये तीसरा जो निष्कर्ष होगा इसमें भी होगा उद्देश्य पद विधेय पद। समझ में आया? ये तो समझ में आया कि ये इसके घटक है। ओके, तो ये निष्कर्ष जो आएगा तो ये इसके साथ, मतलब ये उद्देश्य और विधेय के साथ में किसी किसी में मिडल पद मतलब मध्य पद भी होता है। ओके, दूसरी बात कि ये क्वांटिफायर मतलब इसमें कुछ सभी, नन मतलब कुछ नहीं, ऐसे आएगा, वो मात्रात्मक शब्द आएंगे। ओके, और दूसरा जो आएगा कि है या नहीं है, ये ऐसे बताने वाले। तो उद्देश्य मात्रात्मक शब्द, विधेय क्वांटिफायर कोप्युला या संयोजक, इससे बनेगा एक वाक्य। और ये ऐसे वाक्य जो है ये हमें क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। कभी कभी उसमें क्वांटिफायर या कोप्युला जो है, मतलब ये दोनों रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य पद विधेय पद रहना ही रहना है उसमें। तो हम अभी एक वाक्य से उसका ओके, मैं पीपीटी में वाक्य जो है, पीपीटी एक वाक्य वाला जो मैं शेयर करता हूँ। सही। शेयर हो जाने के बारे में बता दीजिए। वाक्य दिख रहा है अभी सबको? जी सर। ओके, ओके, अभी सबको दिख रहा है। तो ये जो है यहाँ पे बताया है कि मनुष्यों का स्वास्थ्य बहुआयामी होता है। अभी बताइए मुझे कि इसमें हमें 5 जो चीजें हैं ये अलग अलग से पहले से तो पता नहीं है। अभी वक्त तो बहुत जा रहा है, लेकिन भी होता है कभी कभी। तो ये अभिकथन है। हमने क्या कहा था पहले? आधार वाक्य है कि नहीं? तो ये अभिकथन में ये क्या हो गया? मनुष्य। ये करता है तो ये हो गया सब्जेक्ट। हरिओम, कोई तो बोल दीजिए कि आपको समझ में आ गया, तो मुझे अगली बात बताती आती है।
सर थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दीजिए, बहुत ही सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में। हाँ ओके, तो ये पहले तो है ये मनुष्य, ये तो है सब्जेक्ट, ये तो समझ में आ गया। जी सर। जी ओके, सर। अभी दूसरी बात है उद्देश्य। क्या उद्देश्य, उद्देश्य क्या यहाँ पे हो सकता है? ये शब्द शब्द देखेंगे हम कल। थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि हमें जो एग्जाम में जो बताना है, अब एग्जाम में जो सॉल्व करना है, तो ये वाक्य सॉल्व करने हैं हमें। ये सिर्फ हमें थ्योरेटिकल देखेंगे तो अलग होगा। तो ये हाँ, ये का जो है मनुष्यों का, तो ये इसका प्रत्यय है, इसके लिए इसको इसके बारे में नहीं देखना है। तो ये स्वास्थ्य है, तो ये स्वास्थ्य विधेय हो सकता है। क्या स्वास्थ्य विधेय हो सकता है? क्या स्वास्थ्य विषय हो सकता है मनुष्य का? मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? अभी हमने बताया था सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट जो है मतलब जो करता है वो कुछ तो क्रिया करेगा ना, या उसके लिए कुछ क्रिया होगी। सही बात है ना? हरिओम। जी सर। हाँ, यस सर। तो मनुष्य का स्वास्थ्य ये क्रिया या उसके लिए कुछ हो सकता है, तो इसके लिए ये विधेय है। हो, ये तो समझ में आया? हरिओम। यस जी सर। सर। हाँ, जी ये सर। बात जरूरी है कि ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आती है तो अगली बात आसान हो जाएगी, क्योंकि बाद में ए आई ओ यू नहीं है, लेकिन ए आई ओ जो सब्जेक्ट सेंटेंस है वो आते हैं, तो हम अरे यार ये हमसे नहीं होने वाला है यार, हम छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होता है कुछ। तो ये बहुआयामी होता है। ओके, अब इसमें बहु क्या है? बहु मतलब क्या है? क्वांटिफायर। बहु मतलब क्या है? ज्यादा, ठीक है मात्रा। नहीं? ये ज्यादा क्वांटिफायर मात्रा। हो गया। ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या ये क्वांटिफायर है करके? हरिओम, जो भी है लोग बता दीजिए, इसमें किसी को ना समझे तो बता दीजिए। एक है सब्जेक्ट, एक है प्रेडिकेट, एक है क्वांटिफायर। अभी रह क्या गया है? कोप्युला। होता है, दोनों भी वैसे देखा जाए तो वर्ब है, क्रियापद है, तो ये होता है। ये क्या है? कोप्युला। अभी समझ में आया? ये वाक्य जो है ये वाक्य के घटक। वैसे देखा जाए तो ये एक पेज में खत्म होने वाला चैप्टर है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए तो अभी जो भी उपस्थित है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ये शेयर होने की वजह से कि कौन लोग है, कितने लोग हैं, लेकिन उसमें से किसी को भी ये डाउट है अगर कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, कौन सा क्वांटिफायर है, कौन सा कोप्युला है, मात्रात्मक कौन सा है, संयोजक कौन सा है, विधेय पद कौन सा है, और उद्देश्य पद कौन सा है, तो बता दीजिए, तो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। सर कोपुला का मतलब क्या है? कोपुला मतलब ये जो है ना, वर्ब जो होता है ना, संयोजक। ओके, ये क्या है? मनुष्यों का स्वास्थ्य। अगर अगर आप देखिए कि ये होता है, निकाल दे, होता है जो है ना उसको निकाल दे, क्या होगा? इतना ही पढ़िए। मैं ऐसे तो हाइड नहीं कर सकता हूँ, ये पीपीटी होने की वजह से यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है वैसे। तो ये मनुष्यों का स्वास्थ्य, मनुष्यों का स्वास्थ्य बहुआयामी, कुछ नहीं समझ में आएगा ना, तो ये सबको जोड़ने वाला, अर्थ को प्रकट करने वाला वो संयोजक है। अभी समझ में आया? आसान शब्दों में है नहीं है ऐसे ये बताने वाला। ओके सर। आई थिंक सबको घटक तो समझ में आ गए। ओके, जी सर। अभी थोड़ी अलग बात है। देखिए मिडल पद मतलब मध्य पद जो है ना, ये देखने के लिए हमें अलग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ही देखेंगे हम। अभी देखिए कि वैसे देखा जाए तो ये दूसरे वाक्य है, इसमें ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम मिडल टर्म जो है वो देखने के लिए अभी देखिए कि दोनों जगह पे होने वाला वो जो है ना उसको हम मिडल टर्म बोलेंगे। ये हाइड निकाल देता हूँ। ये 3 और 4 आपको दिख रहा है ना, ये सही है लेकिन आर गलत है, गलत है लेकिन आर सही है। ये तो समझ में आया? 3 और 4 वाक्य देखिए खाली सिर्फ। ओके, आर सही दिखा रहा है।
हाँ, तो ये क्या है कि आर जो है ये दोनों जगह पे है, गलत है सही है, इस वाक्य का अर्थ अलग है, इस वाक्य का अर्थ अलग है, लेकिन इस दोनों में कॉमन क्या है, आर है कि नहीं? तो ये होगा मिडिल टर्म। हाँ? ये क्या होगा, मिडिल टर्म। ओके, तो जो पीडीएफ है वो ये नहीं हो रही है दूसरी वाली, इसकी वजह से आज वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये मिडिल टर्म भी आपको मैंने बता दी। अभी इसके ये एग्जांपल जो है वो कंप्लीट करेंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे तर्क का जो चैप्टर था उसमें अलग अभी तो आगे अलग देखना है, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से कर रहे हैं। तो ये देखिए कि अभिकथन कहा है कि मनुष्यों का स्वास्थ्य बहुआयामी होता है। स्वास्थ्य केवल बीमारी या अशक्तता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुखी अवस्था है। तो ये बहुआयामी में ये सब आता है क्या? जी हाँ सर। सर, आ सकता है आता है। तो याद। हाँ, तो इस वाक्य का ये अंग हो सकता है कि नहीं? सही। हाँ, तो ये पूरा अंग हो सकता है क्या? पूरा हो सकता है क्या? मतलब बहुआयामी में और भी आयाम आ सकते हैं ना। हाँ हाँ, इन्होंने क्या बताया है, अशक्तता की अनुपस्थिति, ये एक आयाम हो गया। शारीरिक सुख की अवस्था 2 आयाम, मानसिक सुख की अवस्था 3 आयाम, सामाजिक सुख की अवस्था 4 आयाम, और भी हो सकते हैं ना। आर्थिक सुख की अवस्था पांचवा आयाम, ये बहु में आ सकता है ना। हाँ, बहुआयाम में आ सकता। हाँ, तो इसकी वजह से ये जो है ये व्याप्त पद है और ये व्यापक पद है। अभी समझ में आया? जी, व्याप्त और व्यापक। हाँ, ऑक्युपाइड। हाँ, तो ये इस वजह इस टाइप से हम देखेंगे। तो ये बड़ा वाला सर्कल है बहुआयामी, उसमें से कुछ सर्कल यहाँ पे उन्होंने बता दिए हैं। हाँ, तो ये सही है या गलत है? तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसीलिए ये दोनों सही है में से ये दोनों जो है, एक सही है एक गलत है, ये 2 कट हो गए, ये दोनों सही है वाला हो गया। और आर जो है एक ही सही व्याख्या है या नहीं है। अगर ये उल्टा होता तो अगर समझो ये आर जो है यहाँ पे इसको ऊपर ले लिया, अभिकथन को नीचे ले लिया, तो सही व्याख्या नहीं हो जाएगी। दोनों सही है लेकिन हाँ ऐसे, क्योंकि ये जो अभिकथन है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये अभिकथन है, ये एजम्पशन है, ये आपको मानना है कि अगर आपने कहा कि ये अभिकथन में अगर ये लोग कहते हैं कि मनुष्यों को 6 उंगलियां होती है, तो अभी आपको मानना है कि ये 6 उंगलियां होती है। आपको ये नहीं सोचना है कि मनुष्य की तो 5 उंगलियां होती है, ये तो एक गलत है, क्योंकि ये अभिकथन है ना। तर्क तो आपको बाद में निकालना है, लेकिन अभिकथन मतलब उन्होंने कहा है ये। हाँ, तो ये तर्क जो है ये इसके हिसाब से है नहीं है, इसमें बैठता है, व्याप्त है या अव्याप्त है, यही देखना है हमें। हाँ, और ये दूसरा पार्ट आ गया अभी। ओके, कि जो तर्क है ये इसका ही फिलोसॉफी से रिलेशन है, लेकिन अभी यही ज्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं वो पार्ट नहीं लेता। किसी को कहना है तो अंत में कह दीजिए, मैं बता दूंगा उसका रिलेशन। हाँ, तो हम पहले पीडीएफ पे आएंगे कि हम तर्क के जो घटक है ये समझ में आ गए। आई थिंक आपको तर्क के घटक जो है ये समझ में आ गए हैं। तर्क नहीं, तर्क को अतर्क के वाक्य के अभी हमने जो देखा। अरे यार, पीडीएफ कहाँ पे गई? हाँ, पीडीएफ। ओके, और ये पीडीएफ मैं आपको भेजने वाला हूँ। ये जो है घटक है, ये तो समझ में आ गया कि वाक्य किस लिए हमें स्टडी करने हैं और वाक्य के घटक कौन से हैं। अब ये तर्क के जो प्रकार है ये तो हम
देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक से जाना होगा। हाँ, तो अभी हमने देखा कि एक पद है व्याप्त, दूसरा पद है व्यापक। फिर से ये दबा दे रहा है, क्या बात है आज। हाँ, ओके, शुरू हो गया। हाँ, तो ये है व्यापक। तो ये बड़ा वाला सर्कल जो है ये व्यापक है, इसमें नहीं दिखा पा रहा हूं मैं, और जो छोटा वाला सर्कल है ये व्याप्त है इसमें। हा? तो अभी हमने तार्किक वाक्य जो है उसके घटक देखे। अभी तार्किक वाक्य जो है ये चार टाइप के होते हैं। कौन से चार टाइप है? ए, ई, आई, और ओ। ओके, तो ये चार टाइप की जो वाक्य है ये। ओके, तो अभी वर्बली होगा कुछ, कल बाकी का कल करेंगे। तो ये जो तर्क है, तो सबसे पहले क्या है कि आधार वाक्य होगा, आधार कथन होगा, उसमें उसके बाद में होगा उसमें निष्कर्ष, परिणामक, संयोजक। तो ये तर्क वाक्य जो होते हैं ये अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक दृष्टि से देखेंगे तो अनेक प्रकार के मिलेंगे हमें। तो ये सरल वाक्य होते हैं एक तो। दूसरे होते हैं कि यौगिक वाक्य, सिंपल प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन। ओके, तो दूसरे प्रकार जो रहता है ये सकारात्मक, नकारात्मक, अंशव्यापी, सर्वव्यापी। तो ये प्रकार हमें क्यों देखने हैं? क्योंकि इसके हिसाब से हमें तर्क जो है वो निकालने में आसानी होगी। दूसरे जो होते हैं तर्क प्रकार जो होते हैं ये बाद में आने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि मिडल पद, ये क्या बोलते हैं उसको, सर्वव्यापी और सकारात्मकता, ये दोनों पक्ष जो है ये मिला के हमें तर्क वाक्य बनाने में मदद करते हैं। तर्क वाक्य होता है और साधारण वाक्य, इसमें फर्क क्या होता है? तो तर्क वाक्य जो होता है ये उन्होंने दिए हुए चौकट में बनाया है हमने, उसमें उद्देश्य, विधेय, क्वांटिफायर और जो कोप्युला है, अभी जो हमने घटक देखा था, ये इसमें से जो भी है इसको हम उन्होंने दिए हुए तरीके से अगर सजाते हैं तो उसे तर्क वाक्य कहा जाता है। तो ये प्रपोजिशन हो गया, ये उससे हमें तर्क निकालने के लिए आसानी होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कि एरिस्टोटल ने जो बताया है कि ये तर्क वाक्यों की ऐसी रचना करनी जरूरी है, क्योंकि ये तर्क वाक्यों की ऐसी रचना हमें ट्रांसफर करके उसका तर्क निकालने में, जैसे गणित होता है ना कि 2 गुना 3 कितना, तो 2 सबसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको हम बताते हैं 2 लाइन निकालो, नीचे 2 लाइन निकालो, 5 बार निकालो, सबका एडिशन कर दो। तो ये स्टेप्स क्यों बताते हैं? आसानी के लिए। वैसे उन्होंने स्टेप्स बता दिए हैं उन्होंने उसमें कि स्टेप्स जो है ये स्टेप्स से जाएंगे तो आपको तर्क निकालने में आसानी होगी। ये एरिस्टोटल का जो 64 वाला है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बीच वाला जो है अंतरानुमान, अनंतरानुमान, ये हमें बाद में देखना है, ये आसान है। इसके लिए बेसिक जरूरी है कि आपको वो चौकट में वाक्य जो है ये फिट करने हैं।
चौकट में वाक्य फिट करने के लिए उसमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले जो हमने घटक देखे, उसके बाद में हमें ये देखना है कि ये अभी हमने देखा ना, क्वांटिफायर देखा था और कोपुला देखा था। क्यों देखा है? क्योंकि क्वांटिफायर क्या बताता है आपको कि वो जो है वो सर्वव्यापी है या अंशव्यापी है। ओके, व्यापकता बताता है, अंदर का सर्कल है, बाहर का सर्कल है या और कुछ है। ओके, तो ये जो कोपुला है वो क्या बताता है आपको? वो बताता है नहीं है, मतलब क्या? सकारात्मक है या नकारात्मक है। ओके, तो ये दोनों जो होते हैं ये दो प्रकार के रहेंगे। अंशव्यापी का मतलब जो होगा ये थोड़ा व्यापने वाला, उसमें से कुछ घटक, जैसे हमने अभी देखा था कि बहुआयामी और उसमें से एक आयाम का अगर सोचेंगे तो उसको अंशव्यापी कहेंगे। बहुआयामी को क्या कहेंगे हम? सर्वव्यापी। ओके, और अगर है और नहीं है, नीचे के जो दो वाक्य देखे थे हमने कि ये वाला गलत है, ये वाला ए वाला गलत है, आर वाला सही है, आर वाला गलत है, ए वाला सही है। तो उसमें से एक में क्या है? ए वाला गलत है, दूसरे में क्या है? ए वाला गलत है। तो ए वाला गलत है मतलब ए वाला सही नहीं है, तो ये क्या हो गया? नकारात्मक। ऊपर वाला ए वाला सही है, ये हो गया सकारात्मक। ऐसे ये जो है ये वाक्य हमें बनाने में मदद होती है, इसलिए हमें ये देखना है सर्वव्यापी और सकारात्मकता। तो सर्वव्यापी जो है उसमें क्या रहेगा? ऑल। ऑल जो रहेगा सेंटेंस में तो सबको संभालेगा वो, तो वो ए टाइप का वाक्य रहेगा। कौन से टाइप का रहेगा? कोई तो बोल दे। ए। ऑल टाइप का। ए टाइप का क्यों रहेगा? सर्वव्यापी है, उसमें सर्वव्यापी, सभी उसमें सब समझ आएगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है? उसमें है, उसमें नहीं है ऐसा नहीं कहा है। क्या है? तो सभी है, तो वो है ए टाइप का। आपको समझ में आ गया? अभी सभी नहीं है तो क्या हो गया? दूसरा टाइप हो गया, दूसरा टाइप। सभी है मतलब सबको व्याप रहा है, लेकिन वो क्या है? नहीं है, तो वो क्या हो गया? सर्वव्यापी नकारात्मक। तो ये ई टाइप का वाक्य हो गया। तो ये शब्द कहाँ से लाए हैं उन्होंने? तो ये स्वर है ना, वॉवेल्स, ए ई आई ओ, यू नहीं लिया है। तो यू हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो है ना उस टाइम देखेंगे। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इंग्लिश में तो 5 वॉवेल है ना, ए ई आई ओ यू। रीजनल लैंग्वेज में ज्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 5 है, तो ये ऐसे इस्तेमाल किए हैं। तो ए टाइप का वाक्य और ई टाइप का, किसी को नहीं समझा है तो फिर से बोल दीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। सर ई जो है वो अंशव्यापी है क्या? कुछ है मतलब ऐसा ई नहीं जो है? है ये सर्वव्यापी है, सभी नहीं है। उसका एग्जांपल भी मैं देता हूं, लेकिन आप ये तो पहले कर लो कि ए सभी है, ए सभी है, ई सभी, ई सभी नहीं है। नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं है, वो फिल्मी गाना है ना। तो ये समझने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक करेंगे। हाँ, ये तो सबको समझ में आ गया कि सभी और है, तो इनो की जाहिरात तो बड़ी फेमस है। हाँ, तो ई वाक्य जो है उसके सामने आप नो रख दीजिए, तो वो क्या हो गया? ई के सामने नो लिख लीजिए, क्या हो गया? इनो। इनो। हाँ, अभी जब हम टाइप देखेंगे ना बाद में ए आई ओ यू का, तो उस टाइम में अभी ये भूलना नहीं। ई वाक्य, अरे यार ये है ई वाला है या नहीं वाला है, या अंशव्यापी है या सर्वव्यापी है? तो ई कौन सा है? नो वाला है। नो। नो वाला है तो नो वाला है ना, कम से कम ये तो याद रहेगा। हाँ, और ए के साथ है वो, ए और ई नजदीक नजदीक वाले, तो ये सर्वव्यापी है पहले वाले। अभी बाद में वाले देखेंगे, अभी इस दोनों में किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ए और ई सभी है, सर्वव्यापी सकारात्मक, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और
ई जो है यूनिवर्सल निगेटिव सर्वव्यापी नकारात्मक। सबको समझ में आया ए और ई? यस सर। ओके, अभी किसको समझ नहीं आया तो फिर से बोल दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। और ये बुक में भी है डायग्राम, यहाँ पे निकालना है तो मैं कल हमारे माउस ने साथ दिया तो यहाँ पे बताएंगे। तो दूसरा अभी अगले अगले वाले जो दो है अंशव्यापी नकारात्मक और अंशव्यापी सकारात्मक। हाँ, तो अंशव्यापी जो है ये कुछ है उसमें से एक अंग। यह बहुत सारे अंग है लेकिन पूरे नहीं है। बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक ही है ऐसे नहीं है, लेकिन पूरे नहीं है, सभी नहीं है। ओके, तो ये अंशव्यापी जो है इसको हम अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव बोलेंगे। हाँ, तो ये वाक्य कौन सा है? आई वाला। कौन सा है? ए ई आई। हाँ, पहले सकारात्मक लेना है बाद में नकारात्मक, इसलिए ए ई आई ओ। तो ओ वाला कौन सा है? नकारात्मक। ओके, हाँ, यस में कहीं पे ओ है क्या? एस में वाई ई एस है, तो ओ वाला जो है उसको हम नकारात्मक में ही रखेंगे। हाँ, अभी ये आइडिया तो हो गया है। हाँ, और फिर भी अगर किसी को और प्रॉब्लम आता है तो कौन की आइडिया है। हाँ, तो पर्टिकुलर निगेटिव इसका क्या है? पी इज पर्टिकुलर, निगेटिव इज एन, एंड बीच में उसको ओ रख दीजिए, कौन। तो इनो कौन लक्ष्य उसको याद करेंगे तो आपको ए वाला कौन सा, ई वाला कौन सा, आई वाला कौन सा और यू वाला, ई वाला, ओ वाला कौन सा, ये उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अंशव्यापी नकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। आय वाला जो है ये कुछ है, क्या बोल रहे हैं? आय वाला कुछ है, थोड़ा है, थोड़े की, वो सब कौन है? हम है। आय, आय है वो सब, हम है सब, अंशव्यापी है। हम तो सर्वव्यापी नहीं है। हमें कुछ चाहिए, कुछ है हमारे पास, ये आय वाले हम है, अंशव्यापी है, लेकिन हम सकारात्मक है। अभी अंशव्यापी नकारात्मक जो है वो क्या बोल रहा है? ओ है, वो डिप्रेस्ड है। हाँ, वो अर्जुन है। हाँ, है कि नहीं? विषाद, अर्जुन विषाद योग। तो वो क्या हो गया? ये बोल रहा है कि कुछ नहीं है। अभी सिंगल सिंगल शब्द से देखेंगे, उसमें उद्देश्य और पद जो है, उद्देश्य और विधेय दो आएंगे ना तो और कंफ्यूजन होने वाला है। लेकिन कम से कम एक से तो आप समझ सकते हैं कि है वाला और सकारात्मक, नहीं वाला नकारात्मक, अंशव्यापी और सर्वव्यापी। अभी इस चारों में कुछ अड़चन है तो बोल दीजिए, अगर नहीं है तो अगली बार चारों जो है उसके हम उदाहरण ले लेंगे। सर ए को आपने बताया एफर्मेटिव, ऑल टाइप्स, है ना? ओ ई को बताया नो। ई वाला जो है सर्वव्यापी नकारात्मक। हाँ, सभी हाँ, है उसमें लेकिन नहीं है, सभी नहीं है। उस वाक्य में ऑल आएगा लेकिन नो आएगा, उसके साथ है नहीं आएगा। हाँ, और आई को बताया पर्टिकुलर एफर्मेटिव और ओ को बताया पर्टिकुलर नेगेटिव, है ना सर? आपका आवाज ठीक से नहीं आया। हाँ, आई को आपने बताया पर्टिकुलर एफर्मेटिव एंड ओ को बताया पर्टिकुलर नेगेटिव, यस है ना? यस यस यस, सही बात। ओके, तो चलो, तो ये पहला वाक्य उन्होंने जो केपीएस मैदान में दिया है वही हम देखेंगे। सभी हाथी जानवर है। हाँ, अभी इसमें दो दो आए हैं, उद्देश्य और विधेय। हाँ, इसकी वजह से गड़बड़ होने की चांसेस है, इसलिए हम क्लियर करेंगे कि सभी हाथी जानवर है। उसमें सभी आया और है आया, तो ये हो गया सभी हाथी जानवर है, ये हो गया सर्वव्यापी सकारात्मक। सकारात्मक। तो इसको हम नकारात्मक कैसे कर सके? स्क्रीन सभी का आ रहा सभी है? हाथी जानवर नहीं है। सही बात है। ओके, तो ये हो गया, मतलब उसमें मीनिंग भी होना चाहिए। ऐसे तो मैं मीनिंग का कुछ मायने नहीं है यहाँ पे, लेकिन है।
कि ऐसे होना चाहिए कि सभी आना चाहिए उसमें और नहीं आना चाहिए। ओके, 2 बार नहीं आया तो उसका एस हो जाता है। ये तो समझ में आया? नहीं, शो नहीं कुछ कर रहा हूं मैं अभी, तो ये माउस नहीं चल रहा है और वो तो ये कोई आदमी नेता नहीं है उनका जो एग्जाम्पल है। तो कोई आदमी नेता नहीं है, तो नहीं है आया, और कोई मतलब ये कोई मतलब सभी आ गए ना उसमें, इसकी वजह से ये सर्वव्यापी नकारात्मक है। और सर्वव्यापी सकारात्मक कौन सा, ये अंशव्यापी सकारात्मक कौन सा है कि कुछ आदमी नेता है, कुछ है और है। सर कुछ है तो वो अंशव्यापी हो गया ना। हाँ, कुछ आदमी नेता है, ये तो अंशव्यापी सकारात्मक है। सही है? ओके, अभी कुछ आदमी नेता नहीं है, कुछ आदमी नेता है, कुछ आदमी नेता नहीं है। तो है तो एफर्मेटिव, नहीं है तो निगेटिव है, पर्टिकुलर निगेटिव। तो वो टाइप का हो गया। ओके। जी सर। तो ये उन्होंने चार चार्ट दिए, फिगर दिए हैं, उनको भी देख लीजिए। और ये वाक्य जो है तो उसमें व्याप्ति बताई गई है, उद्देश्य जो है और विधेय जो है, तो उसमें व्याप्त और अव्याप्त जो बताया गया है वो भी हम फिगर के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये तर्क के जो वाक्य है ये तो हो गए आज, तो बाकी का कल देखेंगे। तो शायद कल हमें पेन इस्तेमाल करते आए और प्रेजेंटेशन ठीक से करते आए तो टेक्निकल चीजें करेक्ट होगी और आसान होगी। ओके, तो इसमें अभी तक का जो कहा है उसमें कुछ किसी को ना समझे, कुछ ना समझ में आया है तो रिपीट कर दूंगा, अगर समझ में आया है तो हम यहीं पर रुकेंगे। सर इसका सर पीडीएफ कल वापस डालेंगे? एक बार बता दीजिएगा। हरिओम, नहीं फिर से बता दीजिए। सर कल एक बार वापस रिवीजन ले लीजिएगा, आज हाँ, जो ये किया है रिवीजन तो थोड़ा हम, सा। हाँ रिवीजन होगा, रिवीजन होगा। ओके। हाँ, तो बोलिए। सर सर जो आपने सिलेबस प्रेजेंट किया था वो शायद पुराना वाला है सर। हाँ, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस है क्या? हाँ सर, चेंज है उसमें। तो वो डाल दीजिए, ग्रुप पे डाल दीजिए या मुझे डाल दीजिए। जी सर जी। ओके। कुंज बिहारी जी, थोड़ा सिलेबस हमारे पास भी नहीं है, ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, नया वाला कुछ है तो। हाँ जी सर। चलो। और कुछ अभी जो कहा है उसमें कुछ ना समझ में आया तो बता दीजिए, वरना हम रुकेंगे। ओके, चलो प्रार्थना करेंगे, 3 ओंकार करेंगे और हम रुकेंगे। सुखासन, पीठ गर्दन सही, पीठ गर्दन सीधी, आंखें हल्के से बंद। सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, और छोड़ते वक्त ओम ओंकार। शांत शांत शांत
हरिओम।